अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने आज बड़ी खबर ब्रेक कर दी। क्या आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपना काम दिखा दिया? क्या शहबाज हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है? अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? क्या जनरल आसिम मुनीर का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान के साथ अडियाला जेल में खुफिया मुज़ाकरात शुरू, मामलात कब हल होंगे? PTI और ताकतवर इदारों की लड़ाई में फ़ायदा किसको हुआ? हामिद मीर ने बड़े सवाल उठा दिए। बंद कमरों की मुलाकातें मंजरे आम पर आ गईं। धांधली की तहकीकात होगी या नए इलेक्शन? आइए नाजरीन, पहले ये ज़बरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूं। दावा है जनाब के मार्का हक में हमने भारत और इजराइल का जो अलायंस था उसको इबरतनाक शिकस्त दी, और इसकी जो तस्दीक है वो बहुत से दुनिया के ममालिक ने की है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की है। तो मैं इस आर्टिकल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब जब के मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया और इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बिल्कुल करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तानी अवाम ने और तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स थे, पाकिस्तान के तमाम शोबा है ज़िंदगी के जो लोग थे, उन्होंने मुत्तहिद होकर भारत और इजराइल का जो इत्तेहाद है उसको शिकस्त दी। तो सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमें इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि क्या अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कभी जंग होगी या नहीं होगी। आसार ये बता रहे हैं, और एविडेंस जो है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो ये बता रही है कि भारत ने मार्का हक में अपनी इबरतनाक शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जारहियत का इर्तिकाब करने के मंसूबे बना रहा है। और ये जो यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल है ये उसकी एक एविडेंस है, ये उसकी एक गवाही है। ये आर्टिकल लिखने वाली जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, खातून है, वो भी इंडियन है। उसका नाम है पोशाली लैस। पोशाली लैस जो है ये जर्मनी में रहती हैं और ज़्यादा वक्त इनका इजराइल में गुजरता है। और इस आर्टिकल में इन्होंने भारत को और इजराइल को एक दूसरे का नेचुरल इत्तेहादी करार दिया। अब आप सोचें ज़रा कि इजराइल मिडिल ईस्ट में है, भारत जो है वो साउथ एशिया में है, ये एक दूसरे के नेचुरल अलाई कैसे हो गए? तो जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इजराइल का मसला फ़लस्तीनी मुसलमान है और भारत का मसला कश्मीरी मुसलमान है। दोनों को मुसलमानों से बड़ी नफ़रत है, यानी कि दोनों ममालिक में जो हुक्मरान जमातें हैं उनको मुसलमानों से बड़ी नफ़रत है। इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनके औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहा है, और भारत यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहा है। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल लाई हैं। और ये जो आर्टिकल है इसमें यही लिखा गया है जनाब के भारत और इजराइल एक दूसरे के कुदरती इत्तेहादी इसलिए हैं कि दोनों को दहशतगर्दी का सामना है। ये फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि फ़लस्तीन पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं और कश्मीर पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, और भारत और इजराइल ये दोनों जो हैं ये UN रेजोल्यूशंस को नहीं मानते और ये इंटरनेशनल लॉ को अपने जूते की नोक पे लिखते हैं। तो इस आर्टिकल पे अगर मैं इसकी सारी तफसीलात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस पे अगर मैं गौर करूं, इसका मैं नटशेल निकालूं, तो वो ये है कि भारत और इजराइल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि तुर्की और ईरान और सऊदी अरब और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक जो कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, ये भारत और इजराइल इन सब ममालिक को अपना दुश्मन समझते हैं, ख़ास तौर पे तुर्की को। ये इस आर्टिकल में इन्होंने बड़े फ़ख्र से लिखा है कि जब मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेड इन इजराइल हैरप ड्रोन्स इस्तेमाल किए।
और आगे चल के इस आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो भारत के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए वो टर्किश थे, वो तुर्की के बैराकार TB2 ड्रोन्स थे। अब ये जो बैराकार TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी अहमियत मैं आपको ये बताऊं कि ये 2016 में जब इनको लॉन्च किया एक टर्किश कंपनी ने, तो इनका सबसे पहला इस्तेमाल जो है ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई थी। नगोर्नो काराबाख एक इलाका है जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान है। आप ये कह लेंगे ये उनका मसला कश्मीर है। तो वहाँ पर लड़ाई हुई आज़रबाईजान की और आर्मीनिया की, तो वहाँ पे आज़रबाईजान ने ये वाले ड्रोन इस्तेमाल किए, बैराकार TB2, और आर्मीनिया को शिकस्त दे दी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये जो ड्रोन थे ये तुर्की से ख़रीदे और इनका इस्तेमाल जो हुआ मई 2025 की इंडिया पाकिस्तान जंग में, तो उस पर फिर बाद में बहुत से आर्टिकल लिखे गए कि ये जो टर्किश ड्रोन्स थे इनका बड़ा अहम किरदार था। किरदार तो और भी बहुत सी चीज़ों का था, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का भी था, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बहादुर पायलट हैं उनकी जो प्रोफेशनल स्किल थी उसका भी बड़ा किरदार था। लेकिन ये जो आर्टिकल है इसमें ये तुर्की के जो ड्रोन्स हैं इनका ख़ास तौर पे जिक्र किया गया। नाज़रीन, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत है, क्या इसके पास ये मैंडेट है कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कर सके? क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि अडियाला में ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास मुज़ाकरात करने की सलाहियत ही नहीं। आप अपनी राय की इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। और इसके अलावा ये जो यरूशलेम पोस्ट में जिस खातून ने आर्टिकल लिखा है, उसी खातून ने लिखा है कि उस दौरे में इज़राइल ने नरेंद्र मोदी के साथ ये कमिटमेंट की कि हम अगले 3-4 साल में 50,000 इंडियंस को इज़राइल में नौकरी देंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप ज़रा सोचें कि ये जो हालिया ईरान और इज़राइल की लड़ाई हुई है, तो इसमें तो जो ईरान के मिसाइल थे उन्होंने इज़राइली इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इज़राइल से इन्वेस्टर भी भाग गए हैं, इज़राइल से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने इज़राइली जो हैं स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनको थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलनी आती है वो इज़राइल छोड़ के भाग गए। तो ये इंडियन जो हैं ये हज़ारों की तादाद में इज़राइल जाके क्या नौकरी करेंगे? गौर करें ना अगर आप। और ये जो खातून है पोशाली लास, इसके मज़ीद आर्टिकल्स आप पढ़ें, मैंने इनका काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, पता चलेगा कि ये जो इंडियंस जाएंगे ना इज़राइल, इनको इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी, वहाँ पे इनको नौकरी दी जाएगी और इनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वहाँ से ट्रेंड होकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएंगे, पूरे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया में फैल जाएंगे और ये इज़राइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करेंगे। तो क्यों इज़राइल को इतनी बड़ी तादाद में इंडियन जासूस क्यों चाहिए? वजह उसकी ये है कि इंडिया का टारगेट जो है ना वो अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं, वो सारे इंडिया और इज़राइल का टारगेट है। उसमें पाकिस्तान के अलावा सरे फहरिस्त तुर्की है, फिर ईरान है, फिर सऊदी अरब है और कुछ और भी ममालिक हैं। लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा जो दो बड़े टारगेट हैं इंडियन इज़राइल काउंटर टेररिज्म, सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म अलायंस के, वो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब हैं। फिर जब इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया और वो उस हमले के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके, तो फिर अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई कि जनाब किसी तरह से वो ये जंग से निकले। तो उसने पाकिस्तान को दरख्वास्त की और पाकिस्तान ने वो सीज़ फायर करवा दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज़ फायर करवाया बल्कि फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू करवाने के लिए एक डिप्लोमेटिक एफर्ट भी की, उससे भी पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ। तो ये जो पाकिस्तान जो है उसका एक डिप्लोमेटिक रोल जो है वो आलमी सतह पर बहुत उभर कर सामने आया। उससे इंडिया जो है
वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। और जाहिर बात है, जब पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में हुई तो उससे पाकिस्तान को और भी फ़ायदे हुए। पाकिस्तान की इकॉनमी, जिसके बारे में 1.5-2 साल पहले कहा जा रहा था जी ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुई। और ट्रंप साहब ने बार बार पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ भी की। जाहिर बात है, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसमें आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान की कोशिश से ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो जाता है या इन दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इससे पाकिस्तान को मज़ीद इज़्ज़त मिलेगी दुनिया में, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये चीज़ भारत को कबूल नहीं है। इस वक्त जो भारत की हुक्मरान जमात है उसकी जो सियासत है उसका अगर आप तज्जिया करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी सियासत है मुहाजराई और नफ़रत और फ्रिक्शन की सियासत है। वो सिर्फ गाली गलोच करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं और एंटी पाकिस्तान तकरीरें करते हैं, बयानात देते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, जिससे कि बीजेपी जो है उसका जो हिंदू नेशनलिज्म का जो फ़लसफ़ा है वो मज़ीद उभरता है, मज़ीद मजबूत होता है और उससे फिर वो सियासी फ़ायदा उठाते हैं। तो एक स्टेबल पाकिस्तान जो है वो बीजेपी का जो इंडिया है उसके फ़ायदे में नहीं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इंडिया के बहुत से अखबारात में, उनकी वेबसाइट्स पर, उनके जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके आर्टिकल्स मौजूद हैं जिनमें कहा गया जी कि ये जो इंडिया में कुछ लोग हैं ना, ख़ास तौर पर लेफ़्ट के लोग, वो कहते हैं जी एक स्टेबल पाकिस्तान जो है उसका इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। वो कहते हैं नहीं, स्टेबल पाकिस्तान का इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया का फ़ायदा इसमें है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल रहे, पाकिस्तान में मारा मारी होती रहे तो इंडिया फ़ायदे में रहेगा। ये उनका एक नैरेटिव है, ये उनकी सोच है, ये उनकी स्ट्रेटजी है कि इंडिया को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान को गैर महफूज रखना। और इसीलिए वो इज़राइल के साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो अब अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवाने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, उसके नतीजे में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेचर बुलंद हो गया है और उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होता है, ये इंडिया को काबिल कबूल नहीं, ये बीजेपी को काबिल कबूल नहीं। इसलिए वो क्या करेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। इसलिए वो कहते हैं जी हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये भी मत भूलें कि बीजेपी जो है उसका एक नारा है अखंड भारत। अखंड भारत का क्या मतलब है आप सब जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बहुत से जो दीगर साउथ एशिया के ममालिक हैं, भारत इन सब पे कब्ज़ा करके इनको एक ग्रेटर इंडिया बनाना चाहता है, अखंड भारत। और हमारे जो अफ़गान भाई हैं जो भारत के साथ दोस्ती का बड़ा फ़ख्र से ज़िक्र करते हैं, वो कभी इस मामले पे नहीं बोलते कि इंडियन पार्लियामेंट में एक नक्शा जो है वो उन्होंने आवेज़ा किया हुआ है और उस नक्शे में अफ़गानिस्तान को उन्होंने अखंड भारत का हिस्सा दिखाया हुआ है। तो इस अखंड भारत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है और इसलिए एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो भारत के फ़ायदे में नहीं है। और इसीलिए इंडिया कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और जंग का जवाब तलाश किया जाए और या अगर डायरेक्ट जंग नहीं होती तो इनडायरेक्ट जंग की जाए। इसमें वहाँ पे जो उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में बहस हो रही है वो ये है कि जी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर की जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर क्या होती है, ये एक टेक्निकल टर्म है। इसमें जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बराह रास्त भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें आपस में नहीं लड़ेंगी, भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स एक दूसरे के सामने नहीं आएगी, भारत और पाकिस्तान की नेवी समुंदर में एक दूसरे के सामने नहीं आएगी, बल्कि ड्रोन इस्तेमाल होंगे, मिज़ाइल इस्तेमाल होंगे और
प्रॉक्सीज इस्तेमाल होंगे। और प्रॉक्सीज कराम, आपने सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब का आपने तजिया सुना। हामिद मीर साहब का कहना था कि इसराइल और भारत जो है ये मिलकर एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। वैसे तो मोदी सरकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है भारत में, मगर नाजरीन भारत ख़ुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है, क्योंकि इसने दहशतगर्दों को पाला है। और आज भी पाकिस्तान यानी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जो भारत में हुकूमत है वो एक फाशिस्ट हुकूमत है, और फाशिस्ट हुकूमत जो है वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको पता है जब इसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया तो पाकिस्तान ने इसको ऐसा दंदान शिकस्त जवाब दिया कि आज तक भारत और भारतीय जो है वो भूल नहीं सकते। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान ने भारत के 9 त्यारे गिराए, जिनको कहते हैं राफेल त्यारे, जो दुनिया के बेहतरीन त्यारे हैं। मगर पाकिस्तान ने जो अपने त्यारों के पाकिस्तान ने वो त्यारे इस्तेमाल किए जो कि पाकिस्तान के पास बहुत पुराने पड़े हुए थे। मगर जो भारत के पास नई टेक्नोलॉजी थी और भारत की वो गरूर खाक में मिल गया, क्योंकि भारत कह रहा था कि हमारे पास अगर राफेल होते तो आज रिज़ल्ट कुछ और होता। मगर राफेल का रेट ऐसे गिरा आलमी मार्केट में, अब राफेल के ऊपर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी सरकार का भी अब जो है भारत में वो निज़ाम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जो है मीडिया को भी पैसे देता है और इसने अपनी लॉबी जो है वो बिठाई हुई है, और लॉबी को पैसे देकर एक प्रोपेगेंडा करते हैं, और प्रोपेगेंडा करके ये जब इलेक्शन का दौर आता है तो फिर ये पाकिस्तान पर हमला करते हैं, इसलिए कि ये अवाम का एतमाद हासिल कर सकें। दूसरी तरफ नाजरीन पाकिस्तान को भी सोचना होगा, पाकिस्तान को भी अपने घर के मामलात जो हैं वो ठीक करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी लड़ाई है ये हमेशा रही है और हर इलेक्शन में ही धांधली होती है, हर इलेक्शन ही मुतनाज़ा होता है, और जो भी हारने वाली जमात होती है वो कहती है धांधली हुई, और जो जीतने वाली जमात है वो कहती है जी इससे पिछले इलेक्शन में भी तो धांधली हुई थी, हमारे साथ भी धांधली हुई थी, जो अगर इस इलेक्शन में धांधली हुई है तो हम क्या करें। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब मुल्क में वापस आए तो इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए आया हूँ और 2 तिहाई अक्सरियत से बनने के लिए आया हूँ, मगर इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। उसकी वजह यह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर इदारों को काबिल कबूल नहीं थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं, ताकतवर इदारों की बात मानते हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया है। असल में पाकिस्तान में जो हुकूमत है ये है तो वैसे तो कहते हैं जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत के नाम किए 8 फरवरी को आपके सामने क्या हुआ, किसको वोट मिला और किसकी हुकूमत बनी। जिनको वोट मिला वो आज अडियाला जेल में बैठा है और उनकी बहनों के ऊपर वाटर गैनल का इस्तेमाल होता है, सियासी इंतकाम का उनकी बहनों को, उनके ख़ानदान को इस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, जो कि बदकिस्मती की बात है। इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता रहा है। जुल्म का निज़ाम नाज़रीन ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और जमहूरियत का राज होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।